हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है कोरोजन। कोरोजन का मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन भी हम कह सकते हैं। ये सबसे आखिरी टॉपिक है। अब देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्यूल्स ये पढ़ाया था, बैटरी पढ़ाया था। तो उसमें मैंने प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी पढ़ाई थी। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़ाया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एक सवाल है जो मैं पिछले लेक्चर में सवाल तो नहीं बनवाया था मैंने, तो एक सवाल है जो हम लोग देख लेते हैं, जो जेईई में पूछा हुआ सवाल है और वो फ्यूल सेल पे सवाल है। तो इसमें सवाल कर रहा है कि इन H2O2 फ्यूल सेल कंबशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स। H2O2 फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसका जो हीट जनरेट हो रहा है, जो कंबशन सेल फ्यूल सेल में हाइड्रोजन बर्न हो रहा है, तो इसमें कौन सी बात सही है? पहला, नंबर 1, जनरेट हीट। अगर हाइड्रोजन का बर्न होगा तो हीट जनरेट होगा। दूसरा, क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, यानी जो फ्यूल सेल में जो हाइड्रोजन का बर्निंग होता है तो इसमें कौन सी बात सही है आपको बताना है। पहला क्या है कि इसमें हीट जनरेट करने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दो इलेक्ट्रोड के बीच है ना फ्यूल सेल इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है प्रोड्यूस हाई प्योरिटी वाटर जनरेट करने के लिए किया जाता है। और चौथा है रिमूव एब्जॉर्ब O2 फ्रॉम इलेक्ट्रोड सरफेस, यानी इलेक्ट्रोड सरफेस पे ऑक्सीजन जो क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा जो फ्यूल सेल होता है उसका इस्तेमाल हम वाटर बनाने के लिए तो करते नहीं हैं, दूसरा कि हीट जनरेट के लिए भी नहीं करते हैं। ऑब्वियसली हमें तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल क्या करना है, EMF जनरेट करने के लिए करते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच क्या हो, पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाए। और आपको याद होगा जब दो इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। अब आइए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, कोरोजन पे। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना तो हम लोग समझते हैं, बचपन से लेके जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक हम देखते हैं कि जितने भी मेटल्स के जो ब्लॉक होते हैं, लोहे के या कॉपर के या आपने देखे होंगे सिल्वर के, तो उसमें कोरोजन लगता है। और कोरोजन स्पेशली जब आयरन के केस में बोलते हैं तो इस कोरोजन को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कॉपर जो है वो स्लाइट जो है आपका ब्लू कलर में या स्लाइट ग्रीनिश कलर में बदल जाता है, तो वो रस्टिंग की वजह से होता है। तो अब आइए देखते हैं कोरोजन कहते हैं कि इसको है प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन। डिटोरिएशन तो समझते हैं ना, यानी डिग्रेडेशन। आप जानते हैं कि आयरन का ब्लॉक पे अगर लगातार अगर जंग लगता रहे तो वो क्या हो जाता है, डिटोरिएट कर जाता है, यानी डिग्रेड कर जाता है। यानी वो जो मेटल ब्लॉक है वो धीरे धीरे सड़ जाएगा, यानी उसका मास चेंज होता चला जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर, ये ऑफ नहीं है, एयर एंड वाटर ऑफ इन्वायरमेंट। आपको पता है कि हवा में नमी होती है, और जब बरसात का मौसम, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जो मेटल्स के जो ब्लॉक्स होते हैं या गेट होते हैं या कोई भी है ना रॉड वगैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा उस पर बरसात के मौसम में जंग ज़्यादा लग जाता है। तो प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में आपको पता है हवा में मॉइस्चर्स होते हैं, तो कह रहा है कि जो मेटल का डिटोरिएशन होता है बाय एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर ऑफ इन्वायरमेंट इज़ नोन एज कोरोजन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, जैसा कि हम 9th-10th में भी पढ़ रखा होगा। अब इसमें कुछ टिपिकल बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज़ आल्सो कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, ये भी आप जानते होंगे कि रस्टिंग जो है आयरन के केस में रस्टिंग कहा जाता है, बाकी जनरल वे में क्या होता है, कोरोजन कहलाता है। दूसरी बात ये कि फार्मूला ऑफ रस्टिंग जो है
वो रस्ट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.X ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। 1 नंबर का सवाल भी आ जाता है, रस्ट का फार्मूला बताओ। दूसरी बात यह है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जनरली कॉज्ड बाय मॉइस्चर CO एंड O2 इन एयर। हवा में जब मॉइस्चर होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन होगा, तो मॉइस्चर लगेगा, तो क्या होगा, कोरोजन लगेगा, रस्टिंग लगेगा मेटल ब्लॉक पे। आयरन जनरली रस्ट इन मॉइस्ट एयर बट नॉट इन ड्राई एयर। हवा जब ड्राई होती है तो क्या होता है कि वहाँ पर जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा जितना भी मार्शी एरिया है, मार्शी एरिया का मतलब जैसे समुंदर का किनारा है या नदी का किनारा है, तो वहाँ पर हवा में नमी ज़्यादा होती है। तो जहाँ नमी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, कि जंग ज़्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन लगता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको मैं मोटी मोटी बात समझा दूं, फिर टेक्निकल बात समझा दूंगा। आपने देखा होगा कि जब लोहे का कोई ब्लॉक होता है तो आपने देखा होगा कि उसके सरफेस पे छोटा छोटा गैप्स पाया जाता है, छोटा छोटा रिजेस होता है, गड्ढा होता है। तो जब बरसात का मौसम आता है तो क्या होता है बच्चों कि वो बारिश का जो पानी है या हवा में पहले से नमी है, ठीक है, या ओस का जो बूंद होता है, वो उस लोहे के ब्लॉक में जो बीच बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ आकर के पानी जमा हो जाता है। और वो जो पानी जो जमा होता है वो पानी क्या करता है कि क्योंकि हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना बच्चों, और ऑक्सीजन भी है। तो वो जो पानी है वो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व रहता है या डिज़ोल्व हो जाता है। तो वो जो पानी है, वो पानी जो उस मेटल ब्लॉक पे जो रिजेस होता है वहाँ भरने की वजह से वो जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह काम करने लगता है। तो अब आप पूछेंगे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे बन गया ये, तो दिमाग लगा के सोचो, वहाँ उस एरिया में पानी है जहाँ पर ब्लॉक, जहाँ पर जो है रिजेस है या गड्ढा है बना हुआ, तो वहाँ पानी आके भर जाएगा। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो पानी के साथ कंबाइन कर लेता है। और आपको मालूम होगा कि CO2 जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो कार्बोनिक एसिड बना देता है, H2CO3 बना देता है। और H2CO3 क्या है बच्चों, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। और आप जानते हैं कि जो एसिड होते हैं या वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करते हैं। तो वो बेसिकली वो जो पानी का एरिया है जहाँ पर पानी भर गया है ब्लॉक में, और वहाँ पर CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके वो पूरा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के फॉर्म में बना देता है। तो ऐसे समझ लो कि जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि 2 मेटल रॉड होता है और बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद होता है। तो ठीक उसी तरह का मामला होता है कि जो मेटल ब्लॉक होता है उसके बीच में जो गड्ढा है या रिजेस है वहाँ पानी भर गया और वो वाटर CO2 के साथ कंबाइन करके H2CO3 बना दिया। तो वहाँ पर एक एंड जो होगा, जैसे ये बीच में गड्ढा है, मान लो ये मेटल ब्लॉक है, बीच में गड्ढा है, तो इस एरिया में और इस एरिया में, ठीक है, ये मेटल अलग अलग उभर जाएगा और बीच में जो एरिया है वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करने लगेगा। ये डायग्राम में भी मैंने बना के दिखाया है। देखो ये मेटल का ब्लॉक है, ये देखो रीजेस है, यहाँ पर गड्ढा है और इसमें वाटर जो है मौजूद है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि एक जो प्योर वाला एरिया है, जो प्योर मेटल का एरिया है, वो एनोड की तरह काम करने लगेगा और एक तरफ जो है इम्प्योर मेटल होगा। अब आप जानते हैं कि मेटल में इम्प्योरिटीज़ भी होती है, अलग अलग मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से जो गड्ढा के एक साइड में एनोड जनरेट हो जाएगा, दूसरे साइड में कैथोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर ये जो बीच में वाटर मौजूद है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। और एक बात याद रखिए, जैसे हवा में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हैं, जैसे आप जानते हैं मार्शी एरिया में हवा में क्या होता है, नमी के साथ थोड़ा बहुत जो है आयंस भी होंगे, तो वो इस सॉल्यूशन को और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक बना देंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कंडक्टिंग भी होने लगता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो मार्शी एरिया में जंग तेज़ी से लगता है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेसिकली जनरेट हो जाता है। तो हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एनोड है और राइट साइड में कैथोड है। एनोड क्या है, प्योर मेटल है। एनोड क्या है, प्योर मेटल है।
और राइट साइड में कैथोड है, और कैथोड बनता है आयरन विथ इम्प्योरिटीज़। जैसे उसमें कुछ और मेटल होंगे, निकल होगा या क्रोमियम मेटल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मेटल बनता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती है। तो वो राइट साइड वाला एरिया कैथोड के, यानी इम्प्योर एरिया कैथोड की तरह काम करेगा, और प्योर एरिया बच्चों एनोड की तरह काम करेगा। अब एनोड का काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन करना। जरा बात को समझना है, इसको अच्छी तरह समझ लो। मेटल ब्लॉक है, लेफ्ट साइड में एनोड है, प्योर वाला एरिया जो होता है वो एनोड होता है, और राइट साइड कैथोड है जो इम्प्योरिटीज़ के साथ है, जो कैथोड की तरह काम करता है। और बीच में जो एरिया है उसमें क्या हो रहा? वाटर है। वाटर के साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होता है, ऑक्सीजन भी मिक्स होता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिखा हुआ, देखो H++O2, ठीक है, +4E- गिव्स 2H2O है, ये 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। ये H+ कहाँ से आया है? क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड वाटर में, क्योंकि वाटर है और सराउंडिंग में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या होगा कि CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देगा, और वही कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? H+ आयन जनरेट करता है, और वो H+ आयन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, ठीक है, और वाटर बना देता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भी आ रहा, तो अब आप बोलेंगे सर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जनरेट होता है, ध्यान से देखो। जो एनोड है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, उसमें आयरन प्योर स्टेट में है, तो आयरन क्या होगा? ऑक्सीडेशन करेगा, Fe2+ और 2E- में बदल जाएगा। देखो ध्यान से, एनोड क्या करेगा? आयरन +2 में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, कहाँ पे? इस सॉल्यूशन में, जहाँ पर ऑलरेडी H+ आयन है। H+ आयन कहाँ से आया होगा? क्योंकि यहाँ वाटर है, और वाटर के साथ CO2 होता है। CO2 क्या करता है? वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड H+ आयन रिलीज करता है, और इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो भी पानी में डिजॉल्व रहता है, तो वो H+ और वो ऑक्सीजन, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ वही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4E इलेक्ट्रॉन टोटल आ गया, 4H+ ले रहे हैं, तो H2O जनरेट कर रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ आयरन +2 जो है, जब आयरन +2 में बदल गया, फिर क्या हो रहा है कि ये आयरन +2 ऑक्सीजन के और वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है। देखो ध्यान से, पहले आयरन +2 में बदला, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? कैथोड के पास। कैथोड के पास तो जाना है उसको, क्यों जाना है? क्योंकि कैथोड वाला पोर्शन क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो कैथोड पे ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, और एनोड पे ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है जी। तो ओवरऑल हम रिएक्शन जब देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो एनोड वाले पोर्शन पे ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन +2 में बदला, और 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। यही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आ जाएगा। कैथोड पे क्या है कि H+ और ऑक्सीजन, जो पानी में था H+ आयन, वो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन मिलकर वाटर बना देगा, ठीक है। और यहाँ जो एनोड है आयरन +2 में बदल गया। अब ये आयरन +2 क्या करेगा बच्चों कि फर्दर फिर ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन कर लेगा, और जब आयरन +2 ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन करेगा तो Fe2O3 में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? Fe2O3 + 8H+ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? 8H+ में बदल जाएगा। ये रिएक्शन इसी तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद जो है Fe2O3 क्या करेगा? ध्यान से देखो, ये Fe2O3 वाटर से कंबाइन करके यही रस्ट होता है। ये जो हम ब्लैक दिखा रहे हैं, ये वाला एरिया, ये रस्टिंग का फॉर्मेशन है, यानी एनोड साइड में रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अब एक बार हम फिर से समझ लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ एक मेटल ब्लॉक लिया है, इसके बीच में रीजेस है, गड्ढा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो है पहले से अगर रस्ट लगा होगा तो आयरन आइटम ऑलरेडी हट गया होगा पुराने रस्ट से, तो इस एरिया में वैकेंसी जनरेट हो जाता है, इसको वैकेंसी कहते हैं। तो वैकेंसी में वाटर आके भर गया, ठीक है, और वाटर में CO2 और O2 भी मिक्स किया हुआ है, तो वाटर CO2 से कंबाइन करके H2CO3 में बदल गया, वो H+ आयन रिलीज कर रहा था, यानी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरह काम कर रहा है। और इधर वाला पोर्शन, एनोड वाला पोर्शन, जो प्योर मेटल वाला एरिया है, वो क्या कर रहा है? आयरन को आयरन +2 में बदल जा रहा है। और कैथोड वाला पोर्शन क्या है? इम्प्योर मेटल वाला एरिया, यानी आयरन के साथ दूसरा मेटल भी होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आयरन +2 में बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? H+ + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स वाटर, यानी कैथोड पे वाटर जनरेट हो रहा है और एनोड पे आयरन +2 जनरेट हो रहा है।
और ये आयरन +2 फिर ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन करके Fe2O3 बना देगा, H+ जनरेट कर देगा। ठीक है बच्चों, और फिर ये Fe2O3 फिर X वाटर से, X वाटर का मतलब मॉइस्चर में जो हवा में जो मॉइस्चर है उसके साथ कंबाइन करके रस्ट बना देता है। यही रस्ट जो है ब्लैक कलर का यहाँ पर इनआउट साइड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यानी अगर आप देखेंगे तो आपको अगर थोड़ी सी है ना दिमाग अगर लगा के देखेंगे, इधर देखिए सबको, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बेसिकली आयरन का डिग्रेडेशन हो रहा, यानी आयरन प्योर एटम से आयरन ऑक्साइड में बदल के फिर रस्ट में बदल जा रहा। तो इसी तरह से अगर डिप्लीशन हो जाएगा, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, आयरन लगातार +2 में बदलता चला जाएगा तो क्या होगा, ये आयरन डिग्रेड करता चला जाएगा, यानी आयरन का जो है क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, डिटेरियोरेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख दिया है, जगह कम है इसलिए मैंने कोशिश की यहीं पे लिख दें कि इन अबव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्योर आयरन विल एक्ट एज एनोड व्हाइल कैथोड इज इम्प्योर पोर्शन। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा है, जिसमें प्योर आयरन एनोड की तरह काम कर रहा है और इम्प्योर पोर्शन जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा था, आयरन +2 में बदल रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर H+ OH- में बदलेगा। तो इसमें क्योंकि वाटर भी है तो वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात को लिख दिया है। ये H+ आयन जो आप देख रहे होंगे, वहाँ H+ आयन जो दिखा रहा है वो H+ आयन वाटर से भी निकल सकता है, और दूसरा सोर्स क्या है, CO2 वाटर से कंबाइन करके H+ निकाल सकता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर H+ का सोर्स 2 है, एक तो वाटर H+ निकालता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उतना H+ नहीं निकालेगा, लेकिन वाटर पहले CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देगा, फिर H+ निकालेगा। अब ये जो H+ आया, चाहे वो वाटर से आए चाहे वो कार्बोनिक एसिड से आए, वो H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया भाई, क्योंकि ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ आयरन पे, तो आयरन +2 में गया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में बदल गया, और फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर में बदल गया। ठीक है बच्चों, तो आपको जब भी पोरोजन पे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि एनोड जो होता है वो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, वहाँ आयरन +2 में बदल जाता है। ठीक है, कैथोड राइट वाला पोर्शन होता है, वो इम्प्योर एरिया होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एनोड से पहुँचा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन वो H+ जो जनरेट हो रहा है, कहाँ से H+ जनरेट हो रहा है, 2 जगह से H+ जनरेट हो सकता है। देखो ध्यान से, वाटर के टूटने से भी H+ जनरेट हो सकता है, और वाटर का CO2 के साथ कंबाइन करके भी H+ जनरेट हो सकता है। तो ये H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में बदल जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्योंकि क्या है, उसमें एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे कैथोड पे, तो ये हो रहा है 4H+ + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 वाटर। ये ओवरऑल रिएक्शन है किस पे, कैथोड पे। ये तो मैंने स्टेपिंग दिखा दिया है, ये ओवरऑल रिएक्शन। अगर आप चाहेंगे शॉर्टकट में दिखाना तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आयरन गिव्स आयरन 2+, और फिर कैथोड पे दिखा सकते हैं 4H+ + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन 2 वाटर बन गया। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन है, हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के द्वारा दिया गया था। किसकी थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ये एक थ्योरी थी जो बता रहा था कि आयरन पे जो जंग लगता है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उसी मैकेनिज्म के तहत यहाँ पर ओवरऑल बात दिखा रहे हैं। अब देखिए ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मान रहे हैं तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, आयरन, ठीक है, और H+ + O2। H+ कहाँ से आया था, H+ कहाँ से आया था भाई, वाटर से आ सकता है या H2CO3 से आ सकता है। H2CO3 कहाँ से आया था, जो पानी था ना इस गड्ढे में जहाँ जमा था, वो पानी क्या करेगा, CO2 के साथ कंबाइन करके H2CO3 में बदल जाएगा। तो ये जो H+ है वाटर से भी आ सकता है और H2CO3 से भी आ सकता है। तो आयरन जब यहाँ पर हम रिएक्शन दिखाएंगे तो आयरन किस में बदलेगा, +2 में बदल जाएगा, और H+ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया यहाँ से जो आयरन +2 में गया तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन भेजा उससे वाटर जनरेट हो गया। फिर इसमें हम ऐसे लिखेंगे 4Fe2+ + O2 4H2O गिव Fe2O3। अब यहाँ जो आयरन +2 में जो बदला वो फर्दर फिर ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन करके Fe2O3 में बदल जाएगा, और ये Fe2O3 फिर X वाटर से रिएक्शन करके क्या बनेगा, रस्ट बना देगा। ये इसका रिएक्शंस का प्रोसेस है। ठीक है बच्चों,
अब एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए ये मेटल का ब्लॉक है, इसके सरफेस पे जो वैकेंसी होती है, जगह खाली होती है, वहाँ पानी भर जाता है। उस पानी में CO2 भी मौजूद होता है और O2 भी मौजूद होता है। और जो मेटल का लेफ्ट वाला पोर्शन जो प्योर पोर्शन होता है वो एनोड होता है, राइट वाला पोर्शन कैथोड होता है। यहाँ से Rn+2 में बदल रहा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जाता है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में पहले से H+ आयन मौजूद है, और वो H+ आयन कहाँ से आया मेरे बच्चों, वाटर से भी आ सकता है और H2CO3 से भी आ सकता है। वो H+ के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ वाटर जनरेट कर देता है। ये कैथोडिक रिएक्शन है। और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, तो Rn+2 देखो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन है 2Fe + 4H+ + O2 गिव्स 2Fe2+ + वाटर। और ये जो 2Fe जो Fe2+ जनरेट हुआ है वो फिर ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन करके वाटर के साथ Fe2O3 + XH2 बनाता है। ये X क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, वो इसके साथ कंबाइन करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि जो मार्शी एरिया में क्या होता है, जंग ज़्यादा लगता है। अब देखो बच्चों, मार्शी एरिया में कोरोजन प्रोसेस फास्ट हो जाता है, यानी जहाँ समुद्री इलाका है वहाँ कोरोजन का जो है जो रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह ऑब्वियस ये है कि कोई मार्शी एरिया में क्या होता है, एक तो नमी ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है, और दूसरा ये कि उसमें मार्शी एरिया में जो इलेक्ट्रोलाइट्स नमक वमक पानी में ज़्यादा होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वहाँ पर सराउंडिंग्स में नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो जो आपका मेटल ब्लॉक है उसमें किसी न किसी ज़राए से सॉल्ट आके डिपॉजिट हो जाता है या सॉल्ट आके डिज़ोल्व कर जाता है। जैसे हवा चली तो हवा चलने से थोड़ा बहुत सॉल्ट उड़ करके आ गया तो वो उस पानी में जा करके जो मेटल ब्लॉक में जो एरिया है जहाँ पानी भरा हुआ आके क्या होता है डिज़ोल्व कर जाता है, जिसके वजह से वो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आप जानते हैं कि उसमें जो है आपका जो प्रोसेस होगा रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो पानी वगैरह में जो समुद्री जहाज़ वगैरह होती है तो उसका जो बेस होता है, इधर देखो उसका जो बेस होता है समुंदर में जो वो चलता है, सी में जो बड़ा बड़ा शिप चलता है उसका जो बेस होता है उसको हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। तो उसके सरफेस पे क्या करते हैं, अंदर में उसको उसके सरफेस पे कोटिंग करना पड़ता है। कोटिंग का मतलब कि उसके सरफेस पे या तो पेंट कर देते हैं या उस पर मेटल प्लेटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि कोरोजन से बचने का क्या क्या तरीका होता है। तो जनरली 4 तरीके से हम कोरोजन से बच सकते हैं। जनरली 4 तरीके से कोरोजन से बच सकते हैं। पहला भाई अप्लाइंग सरफेस कोटिंग, यानी जो मेटल होता है उसके सरफेस पे कोटिंग कर दें। अब कोटिंग जो होता है एक तो होता है कि पेंट कर दें, दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे साइकिल वगैरह जो आपके घर में इस्तेमाल होता है या मशीन इस्तेमाल होता है तो उसको जंग से बचने के लिए आपने देखा होगा जो सिलाई मशीन होता है तो वहाँ पर एक उसका ऑयल मिलता है, ठीक है, ऑयल डालते रहते हैं। इससे क्या होता है कि उस पर सरफेस पे क्या होगा जंग नहीं लगेगा। सरफेस कोटिंग होने की वजह से क्या होगा जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है वो क्या होगा मेटल पे क्या होगा कि इंट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा रस्टिंग नहीं लगेगा। दूसरी वजह ये होती है गैल्वेनाइजेशन। दूसरा तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जिसको हम लोग हिंदी में डस्तीकरण कहते हैं। आप जैसा याद होगा 9-10 में पढ़ा होगा कि मेटल के सरफेस पे जिंक का कोटिंग कर देते हैं। आपको साइकिल आपने चलाई होगी तो साइकिल का जो रिम होता है, जो साइकिल का जो व्हील होता है उसके रिम के ऊपर और ना वाइट कलर की कोटिंग होती है, वो जिंक की प्लेटिंग होती है, तो उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जो जंग से बचने का एक और तरीका होता है कि उसमें जो है क्या करते हैं कि जिंक का कोटिंग कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल वगैरह का जो व्हील होता है उसमें आपने देखा होगा एलॉय व्हील होता है। एलॉय व्हील का मतलब कि उसमें है ना मेटल में जो मेटल इस्तेमाल होता है उसमें जो है कुछ ऐसे मेटल्स मिला दिए जाते हैं जो उसको इनर्ट बना देते हैं। क्या कर देते हैं? इनर्ट बनाते हैं। तो उसको हम लोग एलॉय व्हील कहते हैं। उसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे लोहे का अगर पाइप है, ठीक है, जैसे मान लो ये लोहे का एक पाइप है और उस पाइप में पानी फ्लो कर रहा या कुछ भी ऑयल फ्लो कर रहा, तो हम क्या करते हैं कि उसको
उसको जंग से बचाने के लिए उसके साथ उसका कनेक्शन कर देते हैं दूसरे मेटल के साथ। दूसरे मेटल के साथ का मतलब क्या होगा, जैसे ये आपका जैसे ये मैग्नीशियम का ब्लॉक हम इस पर अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे, मैग्नीशियम का ब्लॉक अटैच कर देंगे। तो क्या होगा कि आप जानते हैं कि मैग्नीशियम और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, मैग्नीशियम है। तो वो आयरन को ऑक्सीडेशन से रोक करके मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होने लगेगा। तो इसका जो है रेट जो है ना के बराबर हो जाएगा, यानी इसके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इससे क्या होगा, इस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कहते हैं। और एक और तरीका होता है एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि जैसे कोई भी मेटल ब्लॉक होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेट सोल्यूशन के साथ, किसके साथ, अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट सोल्यूशन के साथ क्या करते हैं, हीटअप कर देते हैं। नहीं, जैसे कोई मेटल का ब्लॉक है हमारे पास, अब वो जो है जंग लग रहा है, तो आप जानते हैं ना जंग लगने के लिए क्या होना चाहिए, एक तरफ एनोड होना चाहिए, एक तरफ कैथोड होना चाहिए। और एनोड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, वो H+ को H2 में S2 में बदल देता है। तो यहाँ जब हम एंटी रस्टिंग सोल्यूशन ले लेंगे, यानी उस सोल्यूशन में क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट, याद रखिएगा अल्कलाइन फॉस्फेट ले लेते हैं। तो वो क्या करता है कि जो H+, आपने देखा होगा कैथोड पे रिएक्शन होता है, H+ जो होता है, जो वाटर से जनरेट होता है या कार्बोनिक एसिड से जो जनरेट होता है, उस H+ को वो अल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी H+ को हटा देता है इन्वायरमेंट से। तो इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस वो घटा देगा, क्योंकि सोचो आयरन जो है इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ध्यान से देखना एनोड पे क्या होता है, आयरन +2 में बदल रहा था तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जा रहा था। तो अब बताओ ये कैथोड पे जा रहा है, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है, क्योंकि कैथोड वाले एरिया पे H+ मौजूद था, तो वही ना H+ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। तो ये अल्कलाइन फॉस्फेट सोल्यूशन से जब हम उसको ट्रीट कर देंगे, हीट कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा कि वो जो कैथोडिक वाला एरिया है वहाँ पर सारे H+ को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस को ख़त्म कर देगा वो। और जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर आयरन का +2 में बदलने की जो टेंडेंसी हो जाएगी वो ना के बराबर होगी। और आयरन अगर +2 में बदलेगा नहीं, यानी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो रस्टिंग अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लो डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका रस्टिंग था। ठीक है बच्चों, अब एक बार आप इसको रीडिंग मार लीजिएगा। आपके स्कूल में जो है बच्चों ये 2 मार्क्स का सवाल आता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, और इसमें जो है क्वेश्चंस जो है आमतौर पे स्कूल में पूछ जाता है कि व्हाट इज़ कोरोजन यानी कैन यू डिफाइन, तो ये 2 मार्क्स का होता है। तो हमेशा बच्चों याद रखना कि इसमें अगर आप पूरी थ्योरी याद करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। मोटे मोटे बात को याद रखना है कि ऑक्सीडेशन किधर होता है, रिडक्शन किधर होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पे क्या रिएक्शन होता है, रिडक्शन पे क्या रिएक्शन होता है कैथोड पे, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है वो बताना है, और प्रोटेक्शन कैसे होता है वो बता देना है। तो इससे आपका 2 मार्क्स, अब 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा आधा पेज भरना चाहिए, तो उस हिसाब से कहानी थोड़ा जोड़ना। बाकी इन्वायरमेंट आप लोग वैसे भी कहानी बनाने में स्मार्ट हैं, तो कहानी बना के लिख देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों 2 पोर्शन ऐसा था जो आपको रटने वाला पोर्शन था। एक तो पोर्शन आपका बैटरी वाला पोर्शन था, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक कोरोजन वाला पोर्शन है वो भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि जो मैंने लिखा है उसको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, तो इसको आप है ना नोट कर लेंगे और उसी को याद रखेंगे। और रही बात कि अब ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है बच्चों, तो मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, सोल्यूशन में भी कहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो है ना जो सवाल एक्स्ट्रा असाइनमेंट मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले NCERT का एक क्वेश्चन आप लाइन बाय लाइन बना लो बच्चों। अगर NCERT के सारे क्वेश्चंस को बना लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है, चाहे वो JEE के लिए तैयारी कर रहे होगे या नीट के। हाँ, उतना पूरा सवाल बनाने के बाद उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट NCERT क्वेश्चन, तो फिर JEE का नीट का क्वेश्चन बैंक ट्राई करना। ठीक है बच्चों, कि मैं आपको असाइनमेंट भेजूँ। हालांकि फिजिक्स मैथ में असाइनमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर है ना एक ही टॉपिक पे है ना 10-15 तरह का सवाल बना लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन NCERT में हमारे यहाँ केमिस्ट्री में नीट के लिए और JEE के लिए सफिशिएंट कंटेंट होता है।
और उसके बाद जब टाइम बचे बच्चों तो जेई और नीट का जो क्वेश्चन बैंक है वो बना लो, और ज़्यादा नहीं बनाना है, लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन बना लेना है, वो सफिशिएंट होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं ये सोच रहा हूँ बच्चों कि नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं जो है ना, क्योंकि 2 फिज़िकल का चैप्टर पढ़ा दिया है बच्चों मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि फ़िज़िकल के चैप्टर में आपको जो है 10 दिन का टाइम मिल जाए, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बीच में आप सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का पूरा न्यूमेरिकल बना लें। मैं एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का पढ़ा दूंगा, सुन लो क्या बोल रहा हूँ, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 9वां या 10वां चैप्टर है वो पढ़ा दूंगा। तो वो छोटा सा चैप्टर है और थोड़ा सा टेस्ट बदल जाएगा आप लोग का, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पे आप लोग न्यूमेरिकल बनाते रहिएगा। और इसके बाद मैं एक थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ा देता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके बाद फिर मैं तीसरे चैप्टर पे आ जाऊँगा केमिकल काइनेटिक्स पे। ठीक है, और अगर किसी के एग्ज़ाम में केमिकल काइनेटिक्स वगैरह आ रहा होगा बच्चों तो वो मुझसे पर्सनली फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सवाल बना करके मुझसे सवाल पूछ लेंगे। व्हाट्सएप पे NCERT का पहले सारा सवाल बनाइए आप लोग। ठीक है बच्चों।